जर्नल पब्लिकेशंस, तो एक पीयर रिव्यू जर्नल और दूसरा स्कोपस। तो दूसरा जो है वो थोड़ा सा सेंसिटिव इशू है, पीयर रिव्यू तो हो जाता है कहीं ना कहीं, स्कोपस में थोड़ी सी तकलीफ है, उसके लिए थोड़ा सा प्रिपरेशन की ज़रूरत लगती है और थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी काम होता है और टेक्निकल सा काम होता है। तो पेपर राइटिंग को लेकर मैं कुछ गाइडलाइंस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। तो पेपर के वैसे लास्ट टाइम भी जैसे मैंने बात किया था कि दो टाइप्स होते हैं प्रोडक्ट, एक रिव्यू पेपर्स होते हैं और दूसरे एम्पिरिकल पेपर्स। और रिव्यू पेपर के 6 प्रकार मैंने लास्ट टाइम आपके साथ शेयर कर दिए थे, तो उसको लेके आप थोड़ा सा प्रिपरेशन कर सकते हो रिव्यू पेपर। और एम्पिरिकल पेपर के जो फॉर्मेट है, और रिव्यू पेपर और एम्पिरिकल पेपर, अभी मैं उस दिन आपको सिर्फ मीनिंग समझाया था क्या होता है। अभी थोड़ा मैं राइटिंग गाइडलाइंस और फॉर्मेट जो होते हैं उसके बारे में बात करूँगा। तो थोड़ा सा रनिंग नोट्स ले रहेंगे, क्योंकि मैं ये जो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ मुझे 7 दिन लगते हैं वैसे तो मैं अभी 20 मिनट में हाईलाइट से दे सकता हूँ। तो पीपीटी फॉलो करना मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा, चीज़ थोड़ी बड़ी है ना। सर आपका 7 डेज का वर्कशॉप का होता है, कैसे पता चलेगा अपडेट्स? लास्ट टाइम भी मुझे आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने पूछा था, रिसर्च विद्या नाम से मेरी कुछ इंस्टीट्यूट है जिसमें मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ ऑनलाइन। और मेरा एक रिसर्च विद्या नाम से व्हाट्सएप का ग्रुप भी है, आप जैसे रिसर्च स्कॉलर्स उसमें हैं। आपको अगर उसमें ऐड होना है तो आपको कोई एक आप है शायद ग्रुप में, आप में से कोई तो भी लास्ट टाइम जो आया था ना उसमें से एक बंदे ने मुझे बोला था कि ग्रुप पे ऐड करेंगे, उसको मैंने ऐड कर दिया। मुझे मालूम नहीं कौन है वो, मैंने ऐड कर दिया है। अगर आप में से किसी को नहीं, मैंने आपको ये बोला था कि उनके नाम और नंबर मुझे भेज दीजिए, मैं ऐड करता हूँ। ये मैंने बताया था, आपका चेहरा भी मुझे याद है, आपको चूज करना था। आप वो उस पर तो जाइए मत, ये पूरा मेंबर के साथ मिलेगा। रोज हर जगह वर्कशॉप रहता है, तो हर जगह किसने क्या बोला था वो पूरा फिट रहता है। पार्ट पार्ट आपको अगर ऐड होना है उसमें तो आप कोई भी एक इनिशिएट करके जिसके से वो वॉलंटियरली ज्वाइन करना है, उसका कोई फीस वगैरह नहीं है, ज्वाइन करने का ग्रुप है, वो इन्फॉर्मेशन में शेयर करते हैं कहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस हो रही, वर्कशॉप कहाँ पे हो रहे, मेरे खुद के कहाँ हो रहे, आपको अटेंड करना है कर सकते हैं। तो आप आपके व्हाट्सएप नंबर और नाम लेके मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, कोई भी एक इनिशिएटिव लेके एक पेपर के लिए ऐड करा दो आपको। रिसर्च विद्या मल्टीडिसिप्लिनरी जनरल म्हणजे नाही ती नाही, सॉरी रिसर्च विद्या म्हणून लेवल का आदमी हूँ मैं, आप गूगल में ढूंढ रहे हो, वो नहीं आएगा वहाँ पे, गूगल में नहीं आएगा। गूगलमध्ये नाही का? देखिए आपसे पूछा इसलिए बता रहा हूँ, मैं तो अभी आपसे पिछली बार भी आया था, मैं कोई पूछता है कोई बताता हूँ, मैं खुद को प्रमोट करता नहीं हूँ, मुझे वैसे तो आपको नंबर से देना, आप लिंक शेयर करेंगे तो वो हम लोग अपने ग्रुप पे डालेंगे तो लिंक जुड़ना हुआ जुड़ जाएंगे, ऐसे भी वो करके देखा मैंने, फालतू बना है, ऐसे लोग वो ज्वाइन हो जाते हैं बिना काम के। मुझे क्या सीरियस लेवल के लोग चाहिए, वहाँ पे जो है ना वो इलाइट प्लेटफॉर्म, मैंने अभी जो बताया ना 90% 10%, वहाँ पे सिर्फ 10% वाले ही है, और मैं नहीं चाहता कि 90% वाले वहाँ पे आ जाए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो सीरियस है खुद आके खुद नाम दे रहे हैं, उतना तो एफर्ट लेगा आदमी, तो मुझे पता चल जाता है सीरियस है। तो लिंक से अननेसेसरी लोग आ जाते हैं उसमें, और वो गुड मॉर्निंग और गुड नाइट वो चालू हो जाता है, वो नहीं करना है, उसके लिए है ना 100 गुड मॉर्निंग, तो कौन किसको गुड मॉर्निंग कहना है? तेरे घर में जो बाजू में बैठा उसको तो बोलेंगे। चलो चलिए बैक टू बिजनेस। मैं कुछ पॉइंटर्स दे रहा हूँ, रनिंग नोट्स लेते रहेंगे आप। रिसर्च पेपर का फॉर्मेट, जैसे मैंने एक पहला पॉइंटर तो ये बताया, रिव्यू पेपर होते हैं और एम्पिरिकल। आप इनिशियल स्टेजेस में जैसे अभी आप सिनॉप्सिस लिखने जा रहे थे रैपिड होगा, इन स्टेजेस में ज़्यादातर रिव्यू पेपर लिखे जाते हैं, और एम्पिरिकल पेपर तब होंगे जब हमारा सेट डेटा आ जाएगा, हमारा प्राइमरी सोर्स का डेटा या फिर हमारा प्राइमरी डेटा सर्वे जिस वक्त आएगा उस वक्त फिर हम पेपर लिखेंगे, उस पेपर को लिखेंगे। यानी इसका मतलब क्या है, शुरू के स्टेजेस में लिखिए, लेटर स्टेजेस में यानी हाफ वे थ्रू पीएचडी होने के बाद फिर एम्पिरिकल लिखा जा सकता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंटर मेरी तरफ से था। अभी जो लोग सर्वे कर रहे हैं उनके लिए और एक बीच में पॉइंटर आ जाता है, वो होता है कि जब हम स्केल्स तैयार करते हैं एजुकेशन, और आपको मालूम होगा एंजाइटी की स्केल हो या फिर एटीट्यूड की स्केल, जब ये स्केल्स हम खुद तैयार करते हैं उसका रिलायबिलिटी वैलिडिटी टेस्टिंग, उसको कहते हैं स्केल स्टैंडर्डाइजेशन। तो वो एक ऐसा मोमेंट होता है कि जहाँ पे आपको स्केल जो स्टैंडर्डाइज की है आपने उसको पब्लिश कर सकते हो, गेटिंग? तो वो एक जंक्चर है पेपर लिखने का जो बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि आपकी पीएचडी की प्रोसेस जो है पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल,
इन तीनों साल में पेपर लिखने की अलग अलग अपॉर्चुनिटीज आती हैं। पहला जो 1 साल है उसमें आपने रिव्यू, पर जिन लोगों को थोड़ा लेट पता चलता है, जो ऑन द वर्ड्स ऑफ सबमिशन के रिव्यू पेपर लिखते हैं, इट डजंट मेक एनी सेंस। आपके पास एम्पिरिकल डेटा है ना, तो आप पीएचडी के कौन से स्टेज पे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप पीएचडी के कौन से स्टेज पे हैं वो मैटर करता है कि आपने कौन सा पेपर लिखना चाहिए। शुरू में है रिव्यू पेपर, सर्वे वगैरह आपके पास स्केल्स तैयार कर रहे हैं आप, डेटा कलेक्शन होने का है, पर फिर भी एक अच्छा पेपर स्केल स्टैंडर्डाइजेशन का पब्लिश हो सकता है लगभग 3 साल खत्म होने की कगार पे। और तीसरा एम्पिरिकल पेपर के 2 पेपर्स कम से कम आपने पब्लिश करने चाहिए जो ओरिजिनल डेटा पे पब्लिश हो। और एक पॉइंट मेरी तरफ से ये है कि यूनिवर्सिटी 4 बोल रही है, और यूनिवर्सिटी 4 ही करो ऐसा नहीं बोल रही है, 5-6 भी कर सकते हैं। समझ आ रहा है? पेपर का इंपॉर्टेंस ये है कि जितने ज़्यादा पब्लिकेशंस होंगे उतना ज़्यादा आपका वैल्यू होता है। आप कितने अच्छे या बुरे रिसर्चर हैं वो पता चलता है आपके पब्लिकेशंस कहाँ है, कितने। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो कौन से लेवल पे है। आपको कोई कॉन्फ्रेंस करनी है तो मेरे ख्याल से आप जिस क्षेत्र में पीएचडी कर रहे हैं आपको थोड़ा सा एक ट्रैक रखना होगा कॉन्फ्रेंसेस हमारे क्षेत्र की कहाँ हो रही। जरूरी नहीं कि वो नागपुर में हो, जो रिसर्च स्कॉलर देखते कि नागपुर में जब होगा तब मैं निकलूंगा, ये नहीं करना चाहिए। आप आपके फील्ड के जो दिग्गज लोग हैं वहाँ पे जाके एक बार एटमॉस्फेयर, वहाँ का एनवायरमेंट तो जी के आओ, बहुत बड़ा लर्निंग हो जाता है। पता चलता है हम कितने पानी में, दुनिया कहाँ जा रही है। ये यही के यही खेलने में मजा नहीं है। आप जो नेशनल इंटरनेशनल मार्केट वाला करोगे क्या यार, हो रहे ना ऐसे यार। अभी ये जो होते हैं आसपास इंटरनेशनल लेने क्या, एक नेपाल से पेपर आता है, एक पेपर है, तो बाकी सब मार्केट के पट्टे की रहते ये ऐसे खेलने में क्या मजा है यार। और आप ही बोलते हैं यहाँ की पीएचडी को मतलब, अबे तूने किया नहीं तो आज हमने फिर सिस्टम को गाली दे, तू क्या कर रहा है, तेरी हरकतें क्या। मैं बोल रहा हूँ कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलिए, बड़ी दुनिया है। अच्छे लेवल पे जाके डंके की चोट पे पेपर्स को आप रीड करके आइए, प्रेजेंटेशन करके आइए। लेट द पीपल टेक कॉग्निजेंस ऑफ योर रिपोर्ट, लेट द पीपल नो व्हाट यू हैव बीन डूइंग। और वो बताने लायक चीज भी करिए, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। वो टॉपिक सिलेक्शन बड़ा सेंसिटिव है, बहुत 1000 बार सोचो आप, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अगले साल रजिस्ट्रेशन करो, पर उसमें डैमेज, वो परमानेंट डैमेज हो जाता है। बस करना है कुछ मीनिंगफुली करो यार, 6 महीने की गैप लो भले, पर वहाँ पे परमानेंट डैमेज यानी वो गलती से हो गया होगा, वो पूरा जिंदगी भर वो कैरी करना पड़ता है। अगले ने यानी इवन आप ऑटो में भी बैठे, वो डॉक्टर देखता है स्क्रीन पे, आपको पूछता है दवाई कौन सी लो, सर दर्द दे रहा, आप बोलेंगे मैं वो डॉक्टर नहीं, कुछ तो बताना पड़ेगा, काय का डॉक्टर है तू, कुछ तो बताना पड़ेगा ना। वो बताते वक्त शर्म तो नहीं आनी चाहिए मैं इस चीज का डॉक्टर हूँ भाई, वो चीज थोड़ी सी। रिसर्च पेपर पे आते हैं। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से एक पॉइंट ये बताया कि आप पीएचडी की जर्नी में कहाँ पे है वो स्टेज पे पेपर लिखने की अपॉर्चुनिटी होती है। अभी बात करते हैं पेपर के फॉर्मेट की। रिव्यू पेपर और एम्पिरिकल पेपर, इसका साइज, नंबर ऑफ वर्ड्स और नंबर ऑफ पेजेस में बता रहा हूँ। जितने भी अच्छे जर्नल्स हैं इनके स्टैंडर्ड से 6000 वर्ड्स आउटर साइड, 3000 से 6000 वर्ड्स के बीच में पेपर बिठाते हैं अच्छे लेवल पे। और हाल ही में मुझे किसी ने पेपर भेजा था, वो 42 पेजेस का, 14000 वर्ड्स। सर इसका एडिटिंग कर दो, मतलब क्या क्या काटूं मैं मैंने ये मालूम ना होने की वजह से, भाई क्यों आप इतना लिख रहे हो ना, जब वो अगला छाप ही नहीं रहा है, और वो ये देख के आपका रिजेक्ट कर रहा है, आपने क्या लिखा वो देख ही नहीं रहा है, यानी क्या वो मेहनत को डायरेक्शन देना जरूरी लगता है। इसके लिए फॉर्मेट, कन्वेंशन, प्रोसीजर, स्टैंडर्ड्स ये पता रहे तो चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती है, चीज़ें एक्सेप्टेबल हो जाती है। एटलीस्ट प्राइमा फेसी तो रिजेक्ट नहीं होगा ना कि यार इसको बेसिक चीज़ें ही नहीं मालूम, ऐसे कारण के कारण तो आपका पेपर वापस नहीं आना चाहिए। मैंने बताया आपको लगभग 3000 से 6000 वर्ड्स के बीच में पेपर की लेंथ होती है। एम्पिरिकल पेपर के फॉर्मेट की अगर बात करती है, इसको 3 हिस्सों में कॉन्फ़िगर किया जाता है। एम्पिरिकल पेपर और इवन रिव्यू पेपर में, यानी रिसर्च पेपर के 3 ब्रॉड हिस्से होते हैं। एक होता है प्रिलिमिनरीज, दूसरा होता है मेन टेक्स्ट और तीसरा होता है एंड मैटर। प्रिलिमिनरीज, मेन टेक्स्ट, एंड मैटर। अभी प्रिलिमिनरीज जो है उसमें 3-4 चीज़ें आती है। पहला होता है आपका टाइटल। आप कोई भी रिसर्च पेपर अगर पढ़ते हो,
PDF फाइल, सबसे ऊपर आपको टाइटल दिखेगा, दैट इज ए पार्ट ऑफ प्रीलिमिनरी। उसके ठीक बाद टाइटल के बाद ऑथर डिटेल्स आते हैं, ये दूसरा एलिमेंट प्रीलिमिनरीज का। तीसरा चीज होता है एब्स्ट्रैक्ट। आप पेपर को थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करिए, मैं जो बता रहा हूँ वही देखिएगा। टाइटल, ऑथर डिटेल्स, एब्स्ट्रैक्ट, कीवर्ड, ये चार इंफॉर्मेशन जो है इसको कहते हैं प्रीलिमिनरीज। इसको लेके चारों रोड से लेके बैठे लिखते हैं। अभी बात करते हैं टाइटल। टाइटल चार प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ, मैं 7 दिन क्या बात करता समझ में आ रहा हूँ, यहाँ से चालू हो रही है। टाइटल चार प्रकार के होते हैं। एक जो ज्यादातर चलता है वो होता है कंपोजिट टाइटल, ज्यादा चलता है। कंपोजिट का मतलब होता है कि सामने टाइटल आएगा, उसके बाद एक हाइफन आएगा या डैश आएगा, एक्सप्लोरेटरी स्टडी, रिव्यू, इस प्रकार टाइटल थोड़ा सा गौर से आप देखेंगे तो टाइटल के दो टुकड़े लिखेंगे, इस तरफ और इस तरफ। इस तरफ तो डैश है या बीच में ऐसा कॉलम दिया हुआ है, उसको कहते हैं कंपोजिट टाइटल। जहाँ पे ये नहीं है चीज, सिर्फ ऐसा ब्लैंकली आ रहा है स्टडी ऑन वगैरह, उसको क्या बोलते हैं, इसको नरेटिव टाइटल्स कहते हैं जनरली, या डिस्क्रिप्टिव टाइटल्स कहते हैं। और हमारे यहाँ जानकारी ज़्यादा ना होने की वजह से रिसर्च स्कॉलर ज़्यादातर नरेटिव टाइटल्स पे काम करते हैं, पर जो अच्छे रिसर्चर्स हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ सेमिनल स्टडीज़ को एक बार रेफर करेंगे तो उनको जो कंपोजिट टाइटल्स है ज़्यादातर में आते हैं। तीसरा एक होता है इंट्रोगेटिव टाइटल्स, कि जो क्वेश्चन मार्क के फॉर्म में प्रेजेंट किए जाते हैं कि आप कौन से सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, वही आपके टाइटल में बता दिया, दैट इज कॉल्ड एज इंटरोगेटिव टाइटल्स। दूसरा आता है ऑथरशिप। ऑथरशिप में ऑथर डिटेल्स में 3-4 चीजें आती हैं सर। 4 टाइप्स ऑफ टाइटल जो है, चौथा एक है बता दो, कॉम्बिनेशन। मैं बात कर रहा था ऑथरशिप की। ऑथरशिप के डिटेल्स में 2-3 चीजें, एक PhD स्कॉलर्स के सेट में बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ। हम PhD के टॉपिक्स से लेके जो भी पब्लिकेशंस करेंगे उसमें आपका और गाइड का नाम होना कंपल्सरी है। ये पहली चीज़ आप कर्टसी जेस्चर करके, उन्होंने भले पढ़ा भी नहीं होगा पर नाम डालना ही है जब तक अवार्ड नहीं होता। समझ आ रहा है? क्या आप बोलेंगे यार गाइड ने तो कुछ भी नहीं किया, मैं नाम नहीं डाला, ऐसा नहीं होगा। आपको कंपल्सरी नाम डालना ही है। अभी ऑथरशिप का सीक्वेंस जानने की कोशिश करें। ऑथरशिप का सीक्वेंस होता है, यानी अभी तो 2 ऑथर की बात हो रही, आप और गाइड 2 ऑथर्स हो गए। अभी इस पे जो सीक्वेंस है, योर पब्लिकेशन शुड बी फर्स्ट ऑथर, यानी क्या आपका नाम पहले ही होना चाहिए। अभी मैंने जो रिसर्च किया है, रिसर्च स्कॉलर क्या समझते हैं यार वो तो बड़े आदमी, उनका पहले डाल देता हूँ यार, उनको गुस्सा आएगा। ऐसा आप जरा भी मत सोचिए, क्योंकि आपके जो पब्लिकेशंस है, आपके फर्स्ट ऑथर करके जो पब्लिकेशंस है वही गाइड होंगे। आपका फर्स्ट ऑथर नहीं है, पब्लिकेशन हो चुका है, गाइड का पहला है, वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। समझ आ रहा है? थोड़ी सेंसिटिव चीज है ये, मैं तब तक बता रहा हूँ जब तक अवार्ड नहीं होते तब तक ये सीक्वेंस ही फॉलो करना है आपको। अभी एक चीज ये भी आती है कि सर क्या मैं और गाइड को छोड़ के तीसरा नाम यूज कर सकते हैं, क्योंकि तीसरे आदमी को तो पूछने वाले हैं आप, शायद मेरी पूछ या और कोई जिसको आप मानते हो, या हमारे पोस्ट वर्क में और भी फैकल्टीज आ रही है, शायद आपको उनकी भी हेल्प लगेगी। क्या वो तीसरा नाम डाल सकते हैं? क्या ऑफिशियली परमिसिबल है? उसका आंसर हाँ है, तो उसका ऑथरशिप तीसरा ही होगा, भले ही उसने पूरा पेपर लिख के दिया होगा, उसका तीसरा ही होगा। हाँ, उसका ऑथर तीसरा होगा पहला होगा? नहीं, वो जो रहेगा तीसरा बंदा वो तीसरे सीक्वेंस पे तीसरे नंबर पे आएगा, वो पहला नहीं होगा। पहला आप ही रहेंगे, वही बता रहा हूँ मैं। भले आपने लिखा हो नहीं लिखा हो, जो भी है गाइड पहला आप ही रहेंगे, दूसरा गाइड ही रहेगा, तीसरा डालना है, चौथा डालना है, 5वां डालना है, आप डालेंगे 3rd पर्सन जो भी है, पर वो ये सीक्वेंस आपको फॉलो करना है ऑथरशिप का। जहाँ तक स्कोपस की बात है, एक स्कोपस पब्लिकेशन भी करना है। स्कोपस में सिंगल ऑथर पेपर्स पब्लिश नहीं होते हैं, तो मैं बहुत बड़ी चीज़ बता रहा हूँ। अगर आप ये सोचते हो कि यार मैंने काम किया, मैं ही कर लेता हूँ अकेला, ऐसा होता नहीं, इम्पॉसिबल चीज़ है। आपको स्कोपस में जो पेपर्स पब्लिश होते हैं उसमें एवरेज नंबर ऑफ ऑथर्स आर 5। एवरेज नंबर ऑफ ऑथर्स आर 5 ऑथर्स कम से कम वहाँ पे आज काम कर रहे हैं, यानी क्या आप और सुपरवाइजर छोड़ के आपको कुछ ना कुछ एक्सपर्टाइज लेना होता ही है बाहर का। अभी मैंने रिसेंटली एक पेपर पढ़ा, 19 ऑथर्स थे ना उसमें। बात ये होती क्या सबने एक लाइन लिखी क्या? वो एक लाइन जो रहती है ना वो बहुत ज़्यादा भारी होती है। वहाँ पे स्कोपस पे जो स्टैंडर्ड्स है, हर वर्ड छिला जाता है, हर एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन मांगते हैं। हम लोग जो बहुत मजाक में लिख लेते हैं ना पेपर,
वहाँ पे आप देखेंगे 3 पेजेस का पेपर भी स्कोपस में पब्लिश हुआ है, पर हर एक लाइन मैटर करती है, हर लाइन कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट करती है। पार्ट ऑफ पार्ट स्कोपस पे बाद में बात करेंगे कि व्हाट आर द कन्वेंशंस प्रिवेलिंग देयर एंड हाउ टू रीच देयर। मैं तो डे लॉन्ग वर्कशॉप भी देता हूँ कि स्कोपस के डायनेमिक्स क्या है। पार्ट ऑफ पार्ट अभी ये जंक्शन नहीं है, मुझे 20 मिनट हार्डली बात करना है आपसे। और तीसरा एलिमेंट जो है वो है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट की जो रेंज है ये होती है 100 से 300 वर्ड्स, 100 to 300 वर्ड्स। ज़्यादातर जो एब्स्ट्रैक्ट्स प्रेजेंट किए जाते हैं, ज़्यादातर आपने शायद जो प्रोमिनेंट पब्लिशर्स है उनमें एल्सेवियर का नाम साइंस डायरेक्ट का नाम सुना होगा। वेब ऑफ साइंस इज अ डेटाबेस और ये इंडेक्सिंग सर्विसेज है, मैं जो बोल रहा हूँ पार्ट ऑफ पार्ट। स्कोपस या साइंस डायरेक्ट जो मैं बोल रहा हूँ, इनके जो जर्नल्स हैं, एल्सेवियर साइंस डायरेक्ट जो है ये एल्सेवियर का ही एक वर्टिकल है। उनके अपने जर्नल से बहुत सारे हैं, फील्ड टू फील्ड वो लंबी लिस्ट है, और ये सब स्कोपस इंडेक्स एल्सेवियर है, यानी स्कोपस है फॉर श्योर। ये लिखित नियम है कि एल्सेवियर का है तो वो स्कोपस पे होगा ही होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि वो एल्सेवियर में इंडेक्स है पर स्कोपस पे नहीं है। इट विल नेवर हैपन। पार्ट ऑफ पार्ट एल्सेवियर के जो जर्नल है उसमें एब्स्ट्रैक्ट लिखने के लिए सिर्फ 100 शब्दों की मर्यादा है, पर बाकी जो जर्नल्स है, बाकी फील्ड के अच्छे जर्नल, उनमें लिमिट होती है लगभग 200-300 वर्ड्स, कुछ जगह 350 वर्ड्स। इसके ऊपर मैंने अभी तक देखा नहीं है। 300-350 वर्ड्स की लिमिट होती है, यानी कि एक छोटा सा। हाल ही में मैं ऐसे एक वर्कशॉप ले रहा था चंद्रपुर में, मैं ये बताया और फिर ब्रेक लिया था हमने। वो एक लड़की आई मेरे पास, सर बोले सही में ऐसा होता है क्या? बोला क्या शंका है? नहीं सर बोले अभी मैंने एक पेपर एक कॉन्फ्रेंस में मांगा था, तो मैंने एब्स्ट्रैक्ट मांगा बोले पहले उन्होंने, तो मैंने भेजा और वो था 15 पेज का बोले। और फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने फुल लेंथ पेपर मांगा, तो मैंने 50 पेज का भेज दिया और वो एक्सेप्ट हो गया बोले सर। एब्स्ट्रैक्ट आपका एक्सेप्टेड करके मुझे मेल आया बोले सर। मैंने बोला यार वो छापने वाला भी बेहतर है और लिखने वाला भी बेहतर। अरे एब्स्ट्रैक्ट कह रहे कि आपने क्या किया, एक पैराग्राफ में समझा, उसके लिए 15 पेज तो पेपर भी नहीं जाता है यार। 7-8 पेजेस पे तो स्कोपस के पेपर खत्म हो जाते हैं। यानी क्या मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि रिसर्च स्कॉलर का अनअवेयरनेस है, कितना अनअवेयरनेस, क्या क्या चीजें सीखनी है। मैं तो हर एक चीज को छीन के बता रहा हूँ, पेपर में तो अंदर गया ही नहीं मैं अब तक। यानी क्या ये चीजें सिस्टमैटिकली इनपुट्स आना जरूरी लगता है। उसके बाद है कीवर्ड्स। अभी एब्स्ट्रैक्ट के 2 प्रकार, वो भी समझा देता हूँ। सर टाइम कंज्यूमिंग है ये चीजें, पर ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट 3 प्रकार का होता है। एक होता है पैराग्राफ के फॉर्म में, एक ही पैराग्राफ है, सिंगल पैराग्राफ फॉर्म। आप अभी पेपर्स जब डाउनलोड करोगे तो लिटरेचर जब पढ़ोगे ना, ये सब रिलेट करके देखना। ज्यादातर जर्नल्स के जो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं वो सिंगल पैराग्राफ में होते हैं। और मैं जो बता रहा हूँ ना, अभी आप वर्ड लिमिट में चेक करिएगा, वो 300-350 वर्ड्स के ऊपर जनरली जा रही है। ये पहला फॉर्मेट सिंगल पैराग्राफ। दूसरा होता है स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट। स्ट्रक्चर्ड का मतलब है कि यहाँ पे छोटे छोटे 5 या 6 पैराग्राफ्स में देना होगा, छोटे पैराग्राफ 2-2, 3-3 लाइन के। ये ना कुछ जर्नल्स है, खास करके एमराल्ड इनसाइट, इनके जितने भी पब्लिकेशंस है, जितने भी जर्नल्स है, इसमें ये स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट ही मानते हैं। इस पे पॉइंटर दिए जाते हैं। पहला पॉइंटर होता है पर्पस, तो आपको द मेन एम ऑफ द स्टडी इज ऐसा लिखना होगा 2 लाइन में। फिर ओरिजिनलिटी वैल्यू, कि आपने ये जो टॉपिक इसका सिलेक्शन किया है उसको जस्टिफाई करिए कि हाउ इट इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट समथिंग न्यू इनटू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ नॉलेज। तीसरा होगा मेथोडोलॉजी का, फिर होगा की रिजल्ट्स, फिर होगा आपके कंक्लूजन्स और फिर होगा इंडिकेशन। ये 6 पॉइंटर्स में आपको एब्स्ट्रैक्ट लिखना है। इसकी लेंथ लगभग 500 वर्ड्स के आसपास होती है स्ट्रक्चर्ड में। और तीसरा होता है पिक्चोरियल एब्स्ट्रैक्ट, जो बहुत कम देखा जाता है, खास करके साइंस के डोमेन में ये फॉलो होता है। ह्यूमैनिटीज में मैंने कभी देखा नहीं पिक्चोरियल। अभी जाते हैं कीवर्ड्स की तरफ। मिनिमम नंबर ऑफ कीवर्ड जो प्रेजेंट करने हैं वो 5 होते हैं। कोई भी ऐसा जर्नल मैंने आज तक नहीं देखा है कि जहाँ पे 1 या 2, अगर ये आपने देखा भी होगा 1 या 2 कीवर्ड्स, तो शायद लोकल लेवल के कॉन्फ्रेंसेस में जो हो रहे हैं, पर स्टैंडर्ड्स जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स
बेसिक रिटर्न रूल्स जो है वो 5 मिनिमम कीवर्ड्स आपको। अभी ये कीवर्ड, हाउ टू आइडेंटिफाई कीवर्ड्स। कीवर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपके रिसर्च पेपर या थीसिस में बार बार रिपीट करें। दीज आर द मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स इन योर मैन्युस्क्रिप्ट। रिपीटेड यानी क्या? दीज आर द बेसिक कोर कंसेप्ट्स दैट यू हैव यूज्ड इन योर मैन्युस्क्रिप्ट। बेसिक कोर कंसेप्ट्स यानी क्या? आप टाइटल में तो एक बड़ी चीज़ लिख रहे हो कि ये कर रहा हूँ, जैसे कवि कुलगुरु कालिदास जी का काव्य, उसका जो भी नाम होगा वो वर्ड तो और पूरा थीसिस आएगा ना, दैट बिकम्स योर कीवर्ड। आपका जैसे इंटरडिसिप्लिनरी हम लोग जो आइडेंटिफाई करते हैं, ज्योग्राफिक पॉकेट हो, टारगेट पॉपुलेशन हो, जैसे योगा, वो स्पेसिफिक योगा आपने किया है स्टडी, वो पर्टिकुलर एक मेजर इंटरेस्ट एरिया, आपके वेरिएबल्स, ये ज़्यादातर हम लोग कीवर्ड्स करके यूज़ करते हैं। कीवर्ड्स का और एक इम्पोर्टेंस होता है कि कीवर्ड मानते क्यों हैं। कीवर्ड का जो पर्पस है वो होता है कि जैसे हम लोग जहाँ कहीं भी लिटरेचर सर्च करने के लिए जाते हैं, हम लोग सर्च विंडो में कुछ तो टाइप करते हैं और वो जो कुछ तो होता है वही तो कीवर्ड्स होते हैं, समझ में आ रहा है? तो उसके हिसाब से रिजल्ट्स आते हैं। अभी ये जो पब्लिशर हमको कीवर्ड मांग रहा है वो ये पूछ रहा है कि सामने वाला जब आपका थीसिस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है तो वो क्या कीवर्ड फीड करे तो आपके थीसिस तक पहुंचे। ये मेटा डेटा के लिए कीवर्ड्स मांगे जाते हैं। रिसर्च पेपर में 5 और थीसिस में आपको 10 कीवर्ड्स देने हैं। अभी मैं एम्पिरिकल पेपर का मेन टेक्स्ट बता रहा हूँ। एम्पिरिकल पेपर में हम सेक्शंस में डेटा को प्रेजेंट करते हैं। थीसिस में चैप्टर्स होते हैं और पेपर्स में सेक्शंस होते हैं, ये फर्क है। अभी सेक्शन हेडिंग हो या चैप्टर हेडिंग हो, ये मोर और लेस सेम होती है। आपका रिसर्च पेपर में भी इंट्रोडक्शन आएगा, थीसिस में भी चैप्टर नंबर में। मैं एम्पिरिकल की बात कर रहा हूँ, हाँ, रिव्यू की नहीं। आपका रिसर्च थीसिस में चैप्टर नंबर 2 लिटरेचर रिव्यू का होता है, आपके रिसर्च पेपर में भी सेक्शन नंबर 2 लिटरेचर रिव्यू का होगा। सेक्शन नंबर 3 पेपर में मेथोडोलॉजी का होगा, वहाँ पे भी थीसिस में भी चैप्टर 3 मेथोडोलॉजी का होता है। चौथा सेक्शन रिसर्च पेपर में एम्पिरिकल में रिसर्च का होता है और हमारे थीसिस में एनालिसिस का चैप्टर होता है। पांचवा कंक्लूजन का होता है पेपर में, और यहाँ पे थीसिस में हमारा कंक्लूजन्स एंड सजेशंस नाम से एक चैप्टर होता है। यानी क्या, ये हेडिंग भले ही सेम हो, दे रिसेंबल वन एंड द सेम थिंग, पर उनके ओरिएंटेशन में फर्क है। रिसर्च पेपर इज कंसाइज, इट इज अवेलेबल इन कंसाइज फॉर्म, और रिसर्च थीसिस जो है इज अ वॉल्यूमिनस बल्कि डॉक्यूमेंट। ओरिएंटेशन और प्रेजेंटेशन में हल्का सा फर्क है, बाकी चीजें वही लिखी हैं जो वहाँ पे लिखी हैं। इसको ना IMRAD फॉर्मेट कहा जाता है। 1979 में ये फॉर्मेट एस्टैब्लिश हुआ है, IMRAD। अभी ये फॉर्मेट जब इवॉल्व हुआ 1979 में, उस पर चर्चा ये हो रही थी कि इतने सारे सब्जेक्ट डिसिप्लिन्स है। नागपुर यूनिवर्सिटी हमारी 67 अलग अलग डिसिप्लिन्स में PhD अवार्ड करती है। वैसे देखा जाए तो दुनिया में 200 सब्जेक्ट डिसिप्लिन्स एग्जिस्ट करते हैं। हर सब्जेक्ट डिसिप्लिन में PhD हो रही है, हर सब्जेक्ट डिसिप्लिन के रिसर्च स्कॉलर्स रिसर्च पेपर लिख रहे हैं। अभी 1979 से पहले कुछ ऐसा होता था कि हर कोई अपने हिसाब से पेपर लिखता था। फिर चर्चा ये हुई कि यार देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, देयर शुड बी सम मिनिमम कॉमन स्टैंडर्ड्स टू बी फॉलोड बाय ऑल द रिसर्चर्स सो दैट इट बिकम्स मच इजियर टू रेफर टू। कि कोई एक चीज़ ढूंढिए तो कहाँ ढूंढेगा ना आदमी, तो हर कोई अपना फॉर्मेट फॉलो कर रहा था। इसलिए एक एसोसिएशन है अमेरिका की, उन्होंने डिसाइड किया कि यार वी शुड कम अप विद अ फॉर्मेट, एंड दैट फॉर्मेट इज कंसिडर्ड एज IMRAD फॉर्मेट। IMRAD में I stands for introduction, M stands for methodology, R stands for research, A stands for and D stands for discussion. ओवर द पीरियड ये फॉर्मेट फिर से इवॉल्व हुआ। जब ओरिजिनल फॉर्मेट बना था IMRAD, फिर नीड ऐसे लगी I और M शुरू के जो दो हैं इसके बीच में फिर L डाल दिया गया, यानी इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, फिर मेथोडोलॉजी, फिर रिजल्ट्स, फिर डिस्कशन, और उसके बाद फिर कंक्लूजन ऐड हुआ।
और उसके बाद आखिरी में ऐड हुए रेफरेंसेस फॉर्मेट में। इसको कहते हैं किंग्स मॉडल। आप गूगल पे थोड़ा सर्च करेंगे किंग्स मॉडल फॉर राइटिंग रिसर्च पेपर, ऐसा अगर टाइप करते हो गूगल में तो मैं जो बता रहा हूँ वो फॉर्मेट आपको लिखेगा। इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट्स, डिस्कशन, कंक्लूजन, रेफरेंसेस, ये जो फॉर्मेट है इसको कहते हैं किंग्स मॉडल। और स्कोपस में ये मॉडल में काम करना होता है, उसके सिवा वो स्टैंड नहीं करता है पेपर बनाने। फिर आते हैं एंड मैटर में। एंड मैटर कंजर्वेटिव होता है रिसर्च पेपर के कॉन्टेक्स्ट पे। थीसिस में ये थोड़ा सा लेंथी सा हो जाता है। एंड मैटर यानी क्या? हमारा रिसर्च पेपर जहाँ जैसे कंक्लूजन तक पहुंचे अभी हम लोग मेन टेक्स्ट पे, उसके बाद और कुछ फॉर्मेलिटीज आती हैं जिसमें रेफरेंसेस इट इज ए पार्ट ऑफ एंड मैटर एंड अलोंग विद दैट एक्नॉलेजमेंट। रिसर्च पेपर में एक्नॉलेजमेंट लिखना कंपलसरी नहीं होता है, थीसिस में एक्नॉलेजमेंट लिखना कंपलसरी होता है। रिसर्च पेपर में एक्नॉलेजमेंट तभी लिखते हैं जब किसी फंडिंग एजेंसी ने हम लोगों को फंडिंग किया है रिसर्च करने के लिए। वो सारे फंडेड प्रोजेक्ट हमारी यूनिवर्सिटी में भी आते हैं, ICSR के वगैरह। अगर कोई फंडिंग आई है आपको, उन्होंने स्पॉन्सर किया आपके रिसर्च को, तो हम लोगों को एक्नॉलेजमेंट लिखना पेपर में कंपलसरी हो जाता है। तो एंड मैटर में ये दो ही चीज़ें आती हैं रिसर्च पेपर में, और कुछ और फॉर्मेलिटीज होती हैं जैसे कंफ्लिक्ट का स्टेटमेंट, देयर इज नो कंफ्लिक्ट इन्वॉल्व वगैरह आप देखेंगे आखिरी में कुछ होते हैं। एक बायोग्राफिक नोट्स होती है सभी ऑथर्स की। ये जैसे आप थोड़ा सा जाओगे इसके अंदर तो आपको पता चलना शुरू हो जाएगा, पर जो बेयर मिनिमम है उतना मैंने बता दिया है। अभी रह जाता है आपका पेपर का फॉर्मेट, तो मैंने समझा दिया है। इस फॉर्मेट में एम्पिरिकल पेपर ज़्यादातर तैयार होता है। अभी बात करते हैं रिव्यू पेपर के फॉर्मेट में। प्रीलिमिनरी सेम होती है दोनों तरफ, जो मैंने 4 एलिमेंट्स बताए। अभी फर्क जो है दोनों में, रिव्यू पेपर और एम्पिरिकल पेपर में, वो है मेन टेक्स्ट में जिसको बॉडी कहते हैं। तो बॉडी जो है एम्पिरिकल पेपर की IMRAD फॉर्मेट में चलती है, और यहाँ पे लिटरेचर रिव्यू ये जो पार्ट है ये नहीं होता है, ये सेक्शन नहीं होता है रिव्यू पेपर में। यहाँ पे इंट्रोडक्शन के बाद डायरेक्टली मेथोडोलॉजी आती है। उसका कारण ये है कि हमारा पेपर ही रिव्यू बेस्ड है, तो लिटरेचर रिव्यू क्यों करेंगे ना। लिटरेचर रिव्यू बिकम्स एन सिंथेसिस एक्टिविटी ओवर हियर। वहाँ हम एनालिसिस करते हैं, यहाँ हम सिंथेसिस करते हैं। ये एक बड़ा फर्क है रिव्यू पेपर और एम्पिरिकल पेपर के फॉर्मेट में। अभी रिव्यू पेपर के मैंने कुछ टाइप्स बताए थे लास्ट टाइम आपको, और थोड़ी देर पहले मैंने कॉमेंट भी किया था कि प्रोमिनेंट ऑथर्स, प्रोमिनेंट जर्नल्स कैसे पहचानेंगे। वो एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ, फिर ओपन करते हैं फोरम डिस्कशन के लिए। आपको कुछ क्वेश्चन हो गए तो एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको दे देता हूँ। यानी हम लोग अभी ये सेशन में बात कर रहे हैं रिसर्च पेपर लिखते हैं कैसे। रिसर्च पेपर के बहुत सारे टाइप्स है ना, वो मैं लिस्ट में तो समझाने से रहा। तो एक काम तो मैं करके जा रहा हूँ कि एक पेपर जो आप अभी इस स्टेज पे कर सकते हो उसको कहते हैं बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस, ओके, जो आसानी से 8 दिन में हो जाता है। और आप सब, मुझे तो लगता है सिनॉप्सिस बनाने से पहले ये पेपर अच्छा तैयार रहा तो ज़्यादा बेटर, क्योंकि आपको लिटरेचर कौन सा साइट करना है वो भी पता चल जाएगा। अच्छे रिसोर्सेज को ही साइट करेंगे ना। तो एक छोटी सी प्रक्रिया होती है, मैं उसमें का एक छोटा पार्ट, क्योंकि मुझे 4 दिन लगते हैं पूरी प्रोसेस समझाने के लिए, पर अभी मैं 4 मिनट में आपको एक थॉट प्रोसेस को दे देता हूँ, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा देता हूँ कि बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस यानी क्या और कितने आसानी से ये आप पेपर लिख सकते हैं। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी ने हम लोगों को इन डेटाबेसेस के रिसोर्सेज का एक्सेस दिया है। आपके पास सबके पास लॉगिन्स होंगे, उसमें आई एम नॉट श्योर कि कौन से डेटाबेस अभी एक्टिव है, शायद वेब ऑफ साइंस होना चाहिए, और बाकी डेटाबेस, क्योंकि संस्कृत को लेके एक भी डेटाबेस अभी तक तो डेडिकेटेड आया नहीं है। उसको लेके चल रहे कोशिश हम लोग भी कर ही रहे हैं, वहाँ तक बात को पहुँचा दी है दिल्ली तक कि आप जो NJLTD है जो ये सब करती है उनको रिक्विजिशन वगैरह फॉलो चालू है, पर अभी तक तो एक भी डेटाबेस नहीं है डेडिकेटेड संस्कृत का। तो हम लोगों को जो एग्जिस्टिंग डेटाबेसेस है वही रेफर करते हुए पेपर्स तैयार करने हैं और लिटरेचर रिव्यू की एक्टिविटी करनी है। तो उसमें जैसे मैंने आपको बताया, एक नैरेटिव रिव्यू होता है, एनालिटिकल रिव्यू, बिब्लियोमेट्रिक, कंसेप्चुअल रिव्यू, सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू और मेटा एनालिसिस। तो इसमें से जो आसानी से हो पाएगा डेटाबेसेस यूज़ करके, लॉगिन्स यूज़ करके, वो है बिब्लियोमेट्रिक रिव्यू।
तो उसको मैं एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन दिखा देता हूँ आपको। मैंने स्कोपस का ये डेटाबेस है, इसको लॉगिन लगता है, मैंने लॉगिन मेरा करके रखा है। मैं 9 यूनिवर्सिटी के लिए PAT का कोर्स का ट्रेनर करके काम कर रहा हूँ, तो मेरे पास 9 यूनिवर्सिटीज़ के लॉगिन्स है। तो इंसिडेंटली मुझे अपने यहाँ का नहीं मिला स्कोपस का, तो मेरे पास दूसरी यूनिवर्सिटी का है। तो इस स्कोपस का डेटाबेस का होम पेज है, आप गए हो कभी यहाँ पे? अच्छा, पहली बार देख रहे हैं? जी सर। ये स्कोपस का है और जो सबसे बड़ा और बहुत ही प्रोमिनेंट डेटाबेस माना जाता है, इसलिए इसका डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ। बाकी बहुत सारे इसमें डेटाबेसेस मैं दिखा देता हूँ। ये हमारे नागपुर का है। ये इतने सारे डेटाबेसेस हैं। ये एक बेहतरीन है, वेब ऑफ साइंस भी होगा इसमें, वेब ऑफ साइंस, साइंस डायरेक्ट जो मैं बात कर रहा था, और स्कोपस। तो अभी हम लोग स्कोपस में हैं और ये भी बेहतरीन डेटाबेस है। लोग स्कोपस में काम करके देखते हैं। यहाँ पे सर्च विद इन फिल्टर है, कहते हैं इसको कीवर्ड फिल्टर। हम जो लिटरेचर ढूंढ रहे हैं वो ढूंढते वक्त आप क्या ढूंढना चाहते हैं, जो भी कीवर्ड है आपको यहाँ फिल करना है। और यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शंस बहुत सारे हैं। इसके वाइज आप सर्चिंग कर सकते हो। आपको अगर जो कीवर्ड है वो सिर्फ टाइटल में चाहिए तो आप सिर्फ यहाँ पे सर्चिंग करोगे, सोर्स टाइटल में। और ये अगर करते हो तो वो टाइटल में वर्ड होगा जो आप ढूंढ रहे हो, तो उतने ही रिजल्ट आएंगे जो कम आते जनरली। तो हम लोग जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसके साथ ज़्यादातर जाते हैं कि जो कीवर्ड हम ढूंढ रहे हैं उसमें टाइटल में रहा तो भी चलता है, एब्स्ट्रैक्ट में रहा तो भी, और उसने जो एब्स्ट्रैक्ट के नीचे कीवर्ड दिया उस पर दिया रहा तो भी चलता है। तो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन लगता है, जिससे रिजल्ट बेटर आते हैं। इसमें आप कीवर्ड फिल कर देंगे। इसको मैं हिंदू टेम्पल टाइप कर रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसके ऊपर क्या लिटरेचर अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैं सर्चिंग, यहाँ पे फिर एडवांस सर्चिंग के वगैरह ऑप्शन है। पूरा मुझे 1 से 1.5 घंटा लगता है ये ठीक से समझाने के लिए, पर 3-4 मिनट में जो बनता है बेस्ट वो कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आप सर्चिंग कर लेंगे। मैं हाईलाइट दिखा रहा हूँ सिर्फ इसके कि कैसे काम करता है। आप देखेंगे 1015 डॉक्यूमेंट्स आए हैं हम लोग जो ढूंढ रहे हैं उसके ऊपर काम के सभी, और ये स्कोपस के, इससे ऊपर कुछ भी नहीं दुनिया में। जो बेस्ट लिटरेचर आप ढूंढना चाहते हो ये आपके आंखों के सामने है अभी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में। अभी हम लोग जो पेपर लिखना चाहते हैं वो पेपर कैसे तैयार करेंगे, बिब्लियोमेट्री का बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे ना कुछ फिल्टर्स है, इस तरफ देखेंगे ये वाला पैनल, ये फिल्टर्स दिख रहे हैं आपको। एक तो आपको टाइम रेंज डिसाइड कर लीजिए कि आप कितने साल का कर रहे हो। जैसे इसको मैं पिछले 10 साल में इस पर्टिकुलर टॉपिक पे क्या काम हुआ है, इस बंद कर दीजिए। इसके मेरे पास ये जो है ना, इसके वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं एट अ बेयर मिनिमम फीस। आपको चाहिए होंगे, आई विल शेयर इट विद यू, क्योंकि ये बिट्स एंड पीसेस में वैसे भी कुछ काम नहीं करेगा बेटर। यहाँ पे हम टाइम फिल्टर लगा रहे हैं। इसको मुझे पिछले 10 साल का ही ढूंढना है ये, तो मैं यहाँ पे 2015 से 2026 डाल देता हूँ। सपोज आ ही है, ये मैं चेक कर रहा हूँ। 643 आ गए अभी रिजल्ट्स रिड्यूस हो गए। अभी हमारे पास लेटेस्ट लिटरेचर आ गया, बाबा आदम के ज़माने के सब हमने एलिमिनेट कर दिए। अभी यहाँ पे कुछ और फिल्टर्स है, यहाँ नीचे देखेंगे। अभी हिंदू टेम्पल पे हम ह्यूमैनिटीज़ के हैं, तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ह्यूमैनिटीज़ के मिले, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा तो ये बचते 374। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम जिस टॉपिक पे काम कर रहे हैं वी आर इंचिंग क्लोजर एंड वी हैव बीन डूइंग वेरी फोकस्ड रिसर्च। क्लियर? बाकी सब गार्डन जैसे इंजीनियरिंग में भी हुआ है, बोल रहे हो इंजीनियरिंग में क्या हुआ होगा, वो टेम्पल की स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ निकाली होती है जो हमारे काम का नहीं, हमको ह्यूमैनिटीज़ वाले हैं। तो हम वो कॉन्टेक्स्ट देके सब्जेक्ट अभी ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे मैं सिर्फ इतना फिल्टर लगा रहा हूँ और इसको कर रहा हूँ लिमिट 2। ये आ गए हमारे पास 374 होने चाहिए। अब ये पढ़ोगे तो ये पूरे काम के हैं। ओके, यानी हम काम के रिजल्ट तक तो पहुंच गए। अभी ये रिजल्ट 374 यूज करके हमको पेपर तैयार करना है, और वो है बिब्लियोमेट्री। बिब्लियोमेट्री पे हम क्या करते हैं, एक अकाउंट देते हैं कि हम जिस टॉपिक पे काम कर रहे हैं उसके ऊपर कितना स्टडी हुआ है। क्या बोलेंगे, 1000 कुछ थे 67,
इतने हुए हैं, उसमें भी पिछले 10 साल में 643 हुए हैं, उसमें भी आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में कितने हुए 347 या ऐसा कुछ। ओके, ये पहला फाइंडिंग आ गया आपका। अभी हम बात करेंगे पिछले 10 साल का ब्रेकअप क्या है। 2015 में कितने हुए, 16 में कितने, 17 में कितने, हर साल का अकाउंट दे रहे हैं। उसके साथ साथ कंट्री वाइज ब्रेकअप दे देंगे कि सबसे ज़्यादा काम हिंदू टेम्पल्स पे कौन सी कंट्री में हुआ है, कौन से जर्नल सबसे ज़्यादा इसके ऊपर पब्लिश कर रहे हैं, ऐसे कौन ऑथर्स है जिनको सबसे ज़्यादा साइटेशंस मिले। ये सब चीज़ का अकाउंट देना यानी बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस होता है, और ये इससे बड़ा आसान है। अभी एक ऐसे मजेदार चीज़ बता रहा हूँ कि आपको ये सब ढूंढने की कुछ ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा का सीधा रेडीमेड ही मिल जाएगा। और आपका पेपर मैं 15 दिन बोल रहा हूँ, वैसे मेरा 1 दिन में हो जाता है। ये सब ये आपको आता है अगर, तो आपके पेपर आसानी से पब्लिश होते हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन जो मैं बता रहा था, ये कैसे दिखेगी। आप यहाँ पे जाएंगे एनालाइज रिजल्ट्स में, अभी वो जो 374 उसका एनालिसिस हमको ये खुद ही करके दे रहा है। आप देखेंगे ये आ गया ईयर वाइज ब्रेकअप, यहाँ पे अकाउंट भी है। 2025 में 39 पब्लिकेशन हुए हैं, ये चार्ट भी बन गया है। अभी ये चार्ट का स्क्रीनशॉट लेना होगा, ये डाउनलोड नहीं होता। पर बेटर ये तरीका है क्योंकि ये एडिट नहीं होगा, फिर हमको यहाँ पे पॉइंटर्स भी तो लगेंगे ना, लेवल हेडिंग्स लगेंगे यहाँ पे। बेटर ये है कि ये फाइल डाउनलोड कर लेंगे हम लोग। कहाँ से होगी ये एक्सपोर्ट CSV यानी एक्सेल फाइल यहाँ से आ जाएगी हमारी। तो पूछेगा हमको, एक्सपोर्ट कर लेते हैं यहाँ से, तो ये हमारे सिस्टम में सेव हो जाएगी। ये सेव होगी आ गया बेटा। अभी इसका खुद ग्राफ बना देंगे। आगे इसको उठा के पेपर में डाल देंगे, तो इसका एक पैराग्राफ लिख लेंगे। क्या बोलेंगे इसमें, सबसे ज्यादा पब्लिकेशन 2022 में दिख रहे, 23 में दिख रहे। इसका विवरण कर दिए, सबसे कम पब्लिकेशंस कहाँ हुए, उसका कारण क्या हो सकता है, कारण जानने की कोशिश करेंगे। हो सकता है ये 2 सालों में हिंदू टेम्पल्स को लेकर कुछ ना कुछ न्यूज़ होगी, उसका बैकग्राउंड उसको ढूंढिए, उसको एक्सप्लेन करिए। ऐसे आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पे देखते हुए, और क्या कर सकते हैं। ये हमारे पेट के सबसे बेहतरीन ऑथर्स हैं, तो मैं बोल रहा था ना, इनको सबसे ज़्यादा साइटेशंस मिले हैं। ये 3 जो है, दीज आर मोस्ट प्रोमिनेंट ऑथर्स, और इनका लिटरेचर आपने साइट कर नहीं दिए थे। जब हम वाइवा फेस करते हैं सिनॉप्सिस के लिए, ये क्वेश्चन आता है कि आपने लिटरेचर कौन सा लिया एंड हु आर द सेमिनल ऑथर्स इन योर फील्ड, व्हाट विल यू टेल, दीज आर द सेमिनल ऑथर्स। कितने साइटेशंस है, कितने पब्लिकेशंस है, वो डिटेल्स यहाँ पे हैं। आप यहाँ पे और थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, एप्लीकेशन यानी यूनिवर्सिटी, कौन से यूनिवर्सिटी ने सबसे ज़्यादा पब्लिकेशंस किया है, इसके नीचे डॉक्यूमेंट टाइप, इसमें देखने नहीं आया रिसर्च पेपर ज़्यादा पब्लिकेशंस हुए, 57% रिसर्च पेपर्स है, और बाकी डॉक्यूमेंट्स है, बुक चैप्टर्स लिखे गए, बुक लिखा गया इसके ऊपर। ये सब ब्रेकअप आप एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेंगे पेपर में, नीचे में हमारा एक पैराग्राफ आ जाएगा। ये फंडिंग एजेंसीज है कि कौन फंडिंग कर रहा है इस प्रकार के प्रोजेक्ट को, दिस इज द मोस्ट प्रोमिनेंट एजेंसी की जो बार बार फंडिंग कर रही है। सो इतना आसान है ये चीज़, समझा ना। सिर्फ इस तरीके से समझाने वाला अगर कोई होना, ये चीज़ें बड़ी आसान है वैसे। और कितना टाइम लगेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 10 दिन में पेपर हो जाता है। एंड एज यू कैन एक्सपीरियंस, मैं 10 मिनट के अंदर सब कुछ समझा दिया। सर आपने बोला हमारे कॉलेज का एक्सेस नहीं है फोकस में, वो तो अभी आप अपने हिसाब से एक बार बात करिए। ओके, ये एक है मेथड, क्योंकि एज एन इंडिविजुअल आई कांट एक्सेस दिस है। अभी तो नहीं कर सकते, पर देखो काम का क्वेश्चन है, सभी को काम में आ जाएगा, मैं जो आंसर दे रहा हूँ। हमारी यूनिवर्सिटी में ये अभी अगर नहीं है, उसका कारण भी समझने की कोशिश करते हैं। इसका 1 साल का खर्चा है 20 लाख का, सब्सक्रिप्शन फी 20 लाख रुपये इसकी। तो इसका जैसे ये तो आप पहली बार देख रहे हो, यानी यूनिवर्सिटी ने खर्चा भी कर लिया, ये यूज़ कौन करेगा, यानी 20 लाख क्यों खर्च करना, ये बात हो जाती है ना। ये अगर मैं आया नहीं होता, मैंने बताया नहीं होता, आपने पूछा भी होता कि ऐसा कोई एक्सेस है क्या। ये अनअवेयरनेस इज द मेजर कारण। हमारे यूनिवर्सिटी में भी जो आया है, ये बहुत मैंने मेहनत की है, तब जाके हमारी यूनिवर्सिटी में आ चुकी है ये चीज़।
प्रेसिडेंट आए थे तब जाके उनको रिक्विजिशन दिया, तब जाके ये चीज़ हमारी यूनिवर्सिटी में आई है, बहुत बड़े फॉलोअप के बाद। हमारे पूरे के पूरे प्रांत में, सेंट्रल इंडिया में इसका एक्सेस वैसे कहीं नहीं है। इसका कारण मैंने बताया कॉस्टली है। कॉस्टली होने के बाद यूनिवर्सिटी अगर पैसे खर्च भी करती है तो बच्चे यूज़ नहीं करते, फैकल्टी यूज़ नहीं करती। एक तो 100 में से 99 लोगों को ये मालूम ही नहीं कि ऐसा कुछ है जो रिसर्च करते वक्त काम में आता है। आप तो, मैं फिर से बार बार बोल रहा हूँ, यू आर ब्लेस्ड। आपको पहले दिन पता चल रहा है ये। लोग PhD हो भी जाते तब भी पता नहीं चलता कि ऐसा कुछ था जो हमने कभी देखा ही नहीं। अभी दूसरा, जैसे आप बोल रहे कि एक्सेस कैसे मिलेगा, इसका एक्सेस के लिए आपका चाहिए नेटवर्क। हमारे प्रांत में नहीं है, पर आप जाइए ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों जाओ बोल रहा बाहर, वहाँ पे बड़े लोग हैं ना, बड़े इंस्टीट्यूट के लोग हैं, बड़े इंस्टीट्यूट में इसका एक्सेस होता है। उसको ऑफर करिए ना यार, साथ में मिलकर एक पेपर करते हैं बिब्लियोमेट्रिक का, आप सिर्फ स्कोपस का एक्सेस तो मैं नाम डाल देता है, काम आसान हो जाता है। आप बाहर जाना जरूरी लगता है। ऐसा जरूरी नहीं कि हमारी यूनिवर्सिटी का एक्सेस हो, दूसरी यूनिवर्सिटी का भी एक्सेस आप ले सकते हो। अगर वो आपको लॉगिन नहीं दे रहा, नहीं मिलेगा, ठीक है ना, आप ऑनलाइन आ जाइए गूगल मीट पे, उसको कमांड बताइए, वो लॉगिन करेगा खुद, उसको ये फाइल डाउनलोड करके मांगिए, आपका काम खत्म हो। आपको क्या कुछ चाहिए लॉगिन, आप सिर्फ वो जब ब्राउजिंग कर रहा है उसको बोलिए मुझे ब्राउज करने दीजिए, आप ही करिए, मैं बता दूँ क्या करना है। तो यार फाइल डाउनलोड कर लीजिए, पेपर लिख लीजिए। यानी क्या ये नहीं है इसके कारण पेपर नहीं लिख सकता, ऐसा तो जरा नहीं है। ये बात होती है आपके कितने कॉन्टैक्ट्स हैं, कॉन्टैक्ट बनेंगे कैसे जब आप यहाँ से बाहर निकलो, ठीक है। तो नेटवर्क अगर है तो ये चीज़ें आसान हो जाती है। तो मेरे ख्याल से रुक जाना चाहिए, मैंने कुछ क्वेश्चन है तो ले लेते हैं। बिल्कुल, मैंने अभी जो लिखा है वेब ऑफ साइंस में ये कर सकते हैं आप। एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखिए आप, अभी एक चीज़ तो कन्विंस हो गई पिछले 10 मिनट में, हम ये तो कन्विंस हो गए कि यार ये बड़ी आसान चीज़ है यार, आसान मैं क्या बोल रहा हूँ, आप जिस किसी थीम पे काम कर रहे हो, गूगल स्कॉलर में जाके वो शब्द एंड बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस ऐसा कमांड दे के पेपर तो चेक करो, पेपर डाउनलोड करो, पढ़ो, समझो, अपना पेपर लिखो। मैं बार बार एक ही चीज़ पे आके रुक रहा हूँ, वो है पहले पढ़ो, समझो और फिर लिखो। बिब्लियोमेट्रिक ये चीज़ पता तो चल गया, काम की चीज़ है, करने लायक चीज़ है, कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें। तो आपका काम क्या बनता है, मेरे फील्ड के ऐसे कौन से पेपर है, उन्होंने क्या लिखा है, कितना पेपर बड़ा होता है, कितने ऐसे ग्राफ बन सकते हैं, रिपोर्टिंग कैसे करते हैं, ये अगर पढ़ोगे उसको मॉडल पेपर समझ के अपना पेपर लिखो। और पहला पेपर होगा, होने तो 10 गलतियाँ होने दो ना, एक नई चीज़ सीखने का ये एक जरिया है। बहुत बड़े लेवल पे नहीं जाएगा, पर कॉन्फ्रेंस पे तो ये छप जाता है ना, गीला सूखा सब जल रहा वहाँ पे। तो एक लोकल लेवल भी है ना, मार्केट अपना डाल दो। यानी आपको कंप्लायंसेस तो करनी है ना, पर ये चीज़ लेके जाते हो जो हमारे प्रांत में जिस किसी ने भी बिब्लियोमेट्रिक लिखा है तो एक ही है, एक ही सोर्स से वो लिखे गए हैं। पिछले कुछ 2-3 सालों में बड़ी तादाद में बिब्लियोमेट्रिक के आउटपुट्स यहाँ से निकले हैं। एंड आई एम ए वेरी स्ट्रॉन्ग प्रमोटर ऑफ ऑल दिस थिंग्स इन आवर रीजन एंड आई वांट यू टू जॉइन दिस बैंक। एंड बड़ी आसान सी चीज़ है, कुछ तकलीफ आती है मैं हो ही सकता हूँ। और कुछ क्वेश्चन है सर, वो कॉन्टैक्ट नंबर यूज नहीं किसके पास नंबर है, तो भी एग्जाम देते हैं, नंबर ग्रुप में डाल दो। रिकॉर्डिंग की क्या फंसा मत देना, वही मार्केट वाले पकड़ेंगे। सर, संस्कृत या ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स के रिलेटेड स्कोपस इंडेक्स में अभी के दृष्टि से कितने हमें रिसर्च पेपर्स मिल सकेंगे? मतलब जैसे मैंने बहुत ट्रेडिशनल जैसे कोर टेक्स्ट से अगर मैंने कोई एक आध टॉपिक वहाँ पे डाला एज ए कीवर्ड, तो मुझे उतना रिजल्ट उसके बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस करने के लिए मिल सकेंगे क्या? कि वो कंस्टेंट तो नहीं। ऐसा है, रिव्यू 2 प्रकार का होता है, एक होता है नोवाइस और दूसरा होता है मैच्योर। जब तक आपका टॉपिक मैच्योर नहीं, मैच्योर यानी क्या है, वो एक्सप्लोर नहीं हुआ है, तब तक आप ये सब नहीं कर सकते। तो आप टॉपिक सिलेक्ट करते हो, जो मैं हमेशा टॉपिक सिलेक्शन का 1-1.5 घंटे का सेशन लेता हूँ, उसमें मैं ये पॉइंट प्रेस करता हूँ कि आप ऐसे टॉपिक में हाथ मत डालिए जिसमें आप फर्स्ट मूवर हैं।
आपको रेफर करने के लिए कोई ना कोई चाहिए। हम इतने बड़े रिसर्चर नहीं हुए कि कोई नई चीज़ एकदम से लेके आ जाए। आपको रेफर करने के लिए बार बार कोई ना कोई लगेगा, तो वो उसको हमेशा ओपन रखिए कि आप 4 लोगों को रेफर कर सको। अच्छा लिटरेचर अवेलेबल होना चाहिए, ऐसे टॉपिक में आता है तो ये तकलीफ नहीं है। इस टाइप का जो कॉमा है सबके यूज कर सकते हैं कंजर्वेटिव